तो हमारा जो विषय है आज की चर्चा का वह है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। इसके 5-6 मैंने मुख्य बिंदु बनाए हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम कि संविधान दिवस का क्या मतलब होता है, आज के दिन क्यों मनाते हैं। रिधि जी ने थोड़ा बताया है इसे आज के दिन क्यों मनाते हैं, मैं थोड़ा विस्तार दूंगा। दूसरा बिंदु है मूल अधिकार का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल कर्तव्य कहाँ और क्यों है, वाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वेयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला है संविधान सभा की भावना क्या है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, क्योंकि हमें उनके स्पिरिट के अनुसार काम करना है। अगला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का इन्फोर्समेंट कैसे होगा और उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। और फिर पांचवा बिंदु, अगला बिंदु है, अंतिम बिंदु है निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, जिसमें 5 या 6 जो है मैंने तरीके बताने का प्रयास किया है कि क्या तरीके हो सकते हैं इनको लागू करने का। पहला है संविधान दिवस क्या है। अब इसकी शुरुआत ऐसे करें कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बार बैठी थी। उस समय 207 सदस्य थे। आपको ध्यान होगा कि उस समय देश का बंटवारा भी नहीं हुआ था, लेकिन हमें अपना देश, अब हमारा आज़ाद होने वाला था, हमें अपना कानून चाहिए, हमें अपनी व्यवस्था चाहिए। इसके लिए संविधान सभा का गठन करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी और उसका प्रक्रिया के बाद संविधान सभा, संविधान सभा का मतलब संविधान निर्माण करने वाली संस्था, द इंस्टीट्यूशन, द कमिटी दैट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा बनाई, जिसने बनाया संविधान को, जिसने बनाया वो संविधान सभा। उसके कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू महोदय, जो जिन्हें प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, सेडिशन के मामले में वो जेल भी गए थे, 2 बार जेल जाना पड़ा उन्हें। उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब है कि हमारा एक जो है क्या उद्देश्य है संविधान को बनाने का, देश को हम किस दिशा में ले जाएंगे। हम घर से कहीं निकलते हैं किसी जरूरी काम के लिए तो हमारी एक दिशा तय होती है। हम ऐसे घूमने फिरने निकले हैं तो कोई बात नहीं है, पर हम जरूरी काम के लिए निकलते हैं तो हमारी एक दिशा तय होती है, हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। साथ में अगर बहुत सारे लोग हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो जहां पर 30-35 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी थी हमारे पास, तो इसलिए एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में 8 तरह के रिजोल्यूशंस थे। उन रिजोल्यूशन में बहुत सारी बातें कही गई थी, उनमें से कई आज हमारे प्रियम्बल में है, कुछ बातें हमारे अभी मौलिक कर्तव्य में है। पर मुख्य जो बातें कही गई वो ये कि हम देश को एक संप्रभु देश बनाना चाहते हैं। संप्रभु लोकतांत्रिक, तो लोकतंत्र होगा ये, यानी कि जनता का शासन होगा। यहां जो प्रमुख होगा वो कोई राजा के पेट से, राजा के माध्यम से रानी के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति नहीं होगा, जो कि इंग्लैंड में अभी भी चल रहा है। बल्कि हमारा जो शासक होगा वो चुना जाएगा। तो आप जानते हैं हमारा राष्ट्रपति भी चुना जाता है, प्रधानमंत्री भी चुना जाता है। संप्रभुता रहेगी, हम संप्रभु देश बनेंगे, हमारे ऊपर कोई किसी और का शासन नहीं चलेगा, हम अपना शासन खुद चलाएंगे। हारमोनी रहेगी हमारे बीच में, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उसको हम बचाएंगे, उनका प्रोटेक्शन करेंगे। ये बहुत सारी बातें थी जो कि उसमें की गई, जो कि आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन मैंने एक बात, 8वें नंबर की जो बात है उसको पीपीटी पे डाला है। वह बात क्या है? 8वां और आखिरी जो उद्देश्य था वो ये था, दिस एंशियंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। हम इस देश को क्या बनाएंगे?
विश्व में जो उसका पहले सम्मानजनक स्थान था वहां ले जाएंगे हम, इसलिए इस संविधान की रचना कर रहे हैं। वाई फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज दैट दिस एंशियंट कंट्री, दिस एंशियंट लैंड जो हजारों साल पुराना है, उत्तरम यत समुद्रश्च हिमाद्रेश्च दक्षिणम, उत्तर में जिसके हिम है, हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, ऐसा भारतवर्ष जो हजारों साल पुराना है, ऐसे एंशियंट जो लैंड है, पंडित नेहरू ने कहा और अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि भारत का जो पुराना स्थान था जिसके माध्यम से, माफ करिएगा, हम इस देश, इस पूरे विश्व को हम आलोकित करते थे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे व्यापार, हमारा ज्ञान, विश्व भर से लोग यहां पर ज्ञान लेने आते थे। तक्षशिला था, नालंदा था, यहां का व्यापार प्रसिद्ध था, यहां की संस्कृति प्रसिद्ध थी। तो हमें वहां पहुंचाना, यह बात 1946 में ही साफ कर दी गई। और क्या कहा गया? मेक इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। 1946 में संविधान बनने के पहले ही एक हमने डायरेक्शन दे दिया कि हम विश्व में शांति की स्थापना के लिए संविधान बना रहे हैं। हम देश आजाद हो रहा है तो शांति की स्थापना के लिए हो रहा है, एंड वेलफेयर ऑफ नॉट इंडियंस ओनली। देखिए कितना बड़ा विचार था हमारा। एक देश जो नया नया आजाद हुआ है वो अपनी चिंता करेगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, सभी मानवता की चिंता हम करेंगे। ये तो एक मानवाधिकार का दस्तावेज था, रिजोल्यूशन हमारा 1946 का रिजोल्यूशन एक मानवाधिकार का दस्तावेज था। उसके बाद 1948 में हमारे पास यूडीएचआर आया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप जब भी पढ़ें ह्यूमन राइट्स का डॉक्यूमेंट, आप पहले बताएं कि हमने पहले 1946 में घोषित कर दिया वर्ल्ड पीस के बारे में। यूडीएचआर तो बाद में आया, ऑफ कोर्स उसके पहले यूनाइटेड नेशन अपनी चर्चा कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका जो विजन था कितना विराट था, कितना बड़ा था। वह अपने देश को शीर्षस्थ स्थान पर ले जाना चाहते थे, जिसको हम कहते हैं कि भगवान, हमारा देश एक विश्व गुरु था। और दूसरा, अपने देश को तो हम आगे ले ही जाएंगे, पर सारे विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं। और सारे मानव जगत की, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे वो किसी कलर के हो, पूरे मैनकाइंड के लिए हम चिंता करेंगे। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को, हाँ, ये जो रिजोल्यूशन था 13 दिसंबर 1946 का, उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा जो है, संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने अडॉप्ट कर लिया। 14 अगस्त 1947 को विश्व की बहुत बड़ी घटना घटी, जो हम सब जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ मिडनाइट में। उनतीस अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब, पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब हो गया जो संविधान का निर्माण करेगी, उस पर चर्चा करेंगे। पर आखिर संविधान कैसा बनेगा, क्या क्या उसमें होगा, क्या नहीं होगा, इसके लिए एक छोटी कमेटी बनाई गई जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। 13 समितियां थी कुल मिला के, वास्तव में 13 समितियां और चार सब कमिटीज थी। 17 हो गए आप कह सकते हैं, 13 + 4। उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो संविधान का निर्माण करने की जिम्मेदारी थी, जो हम ड्राफ्ट करेंगे। उसमें संविधान के जानकार, कानून के जानकार लोग थे, और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब उसके चेयरपर्सन बने, क्योंकि कानून की उनको जबरदस्त जानकारी थी। देश विदेश में भ्रमण किया था उन्होंने, देश की पूरी माटी के बारे में परिचित थे। वो ऐसे वर्ग से आते थे जिसको सबसे कमजोर, जिसके ऊपर बड़ा अत्याचार किया गया था। संविधान की रचना ऐसे लोगों की विशेष प्रोटेक्शन के लिए बनी थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को उनकी विद्वता के कारण, उनकी सहनशीलता के कारण, उनके अनुभव के कारण
उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। लेकिन उस समिति में और भी लोग थे और सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। बाद में आपने देखा होगा 2/11/17 हमने लिखा है, जो निधि जी ने इंगित कर दिया है कि ये पूरा जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग हुई और पूरा संविधान बनने में हमें 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए। लगभग समझिए कि 3 साल का समय लग गया इस संविधान की रचना में। 11 सत्रों में संविधान सभा बैठी, 11 सत्रों में कुल मिला के 165 दिन बैठे। किसी दिन छुट्टी थी, किसी दिन काम नहीं हो पाया किसी कारण से, 165 दिन हम बैठे। 114 दिन केवल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा में लगा। 114 दिन, आप सोचिए। इसमें 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए। संविधान ऐसे नहीं बन गया। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना लूज सेंस में, अरे संविधान तो हमारा जो है कहीं कहीं से लेकर बना दिया गया है। कभी कभी कुछ विद्वान लोग भी ये बात कह देते हैं, इससे लिया है उससे लिया है, हमारा संविधान तो नकल करके बना दिया गया है। नकल करके नहीं बनाया गया है, यह अकल की बात है, नकल की बात नहीं है। अकल की बात क्या है कि दूसरे से सीखना एक अकल की बात होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों से सीखता है और खुद आगे बढ़ता है उससे सीख लेकर के। आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक एम्बलम में यह बात लिखी हुई है और कई जगह लिखी है। आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः का मतलब सारी दिशाओं से अच्छी चीज को हमारे पास आने दो। हम सारी दिशाओं से अच्छी चीज लेंगे, हर धर्म से लेंगे, हर देश से लेंगे, हर भाषा से लेंगे, हर एक से लेंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हमने अमेरिका से ले लिया, हमने इंग्लैंड से ले लिया, हमने आयरलैंड से ले लिया, हमने रशिया से ले लिया, बहुत अच्छा काम किया। सभी देशों से ले लेकर हमने बनाया संविधान अपना। इसके बाद भी 7,635 संशोधन रखे गए और उसमें से 2,473 अमेंडमेंट्स वर एक्सेप्टेड। यह दिखाता है कि संविधान सभा सबकी बात मानने को तैयार थी। 2,473 अमेंडमेंट रखे गए, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी ने तो जो संविधान रखा उसके ऊपर 7,635 अमेंडमेंट्स आए और ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2,473 अमेंडमेंट को जो है एक्सेप्ट कर लिया, सबकी बात स्वीकार किया, जितने लोगों की बात हो सकी सब स्वीकार किया गया। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमने यह संविधान को स्वीकार कर लिया। यह बात हमारी संविधान के पहले पृष्ठ पे लिखी हुई है, जिसको हम कहते हैं उद्देशिका या कभी कभी कहते हैं प्रस्तावना। और उसमें अगर आप उद्देशिका प्रस्तावना लिखे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 मिति माह विश्रिष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, आत्मा अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हमने संविधान अपने को दिया। किसने दिया? राज्य ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, संसद ने नहीं दिया, हमें संविधान सभा ने भी नहीं दिया। हमने कहा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या करते हैं? सोलेमली रिजॉल्व, शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। सोलेमली रिजॉल्व, हम दृढ़ संकल्प होकर क्या करते हैं? स्वयं को हम ये संविधान अर्पित करते हैं, अपने ही संविधान हम अपने आप को देते हैं। ये बोलने का मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 को सरकार, संसद, इन लोगों ने संविधान नहीं दिया, हमने स्वयं अपना संविधान स्वयं ही लिया, स्वयं ही ये प्रतिज्ञा की। तो ये वास्तव में एक जो है ये कर्तव्य की बात यहां पर आ गई है, जहां हम कहते हैं भाई, हम कहा गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। हमने वचन दिया है, संविधान के बारे में वचन दिया है। क्या वचन है? यह हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है। क्या प्रस्तावना दिया हुआ है? हम भारत को एक क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। उस समय समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, उस समय था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि जब यह संविधान सभा में बात आई थी कि इस वर्ड शब्द को डाला जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि इस शब्द को डालने की कोई जरूरत नहीं है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी प्रावधान है हमारे पास।
लेकिन कोई बात नहीं, हमने डाला तो अच्छा ही किया। बाद में हमने 1976 में 42वें संशोधन से डाला। और क्या हमने प्रतिज्ञा ली है, हमारा क्या संकल्प है, हमारे क्या कर्तव्य है एक दूसरे के प्रति? सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। और क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। किसको दे रहे हैं? हम खुद ही दे रहे हैं एक दूसरे को। सरकार, संसद तो एक माध्यम है, सर्वोच्च न्यायालय उसका इन्फोर्समेंट करता है, पर दिया हमने अपने आप को है, एक दूसरे के प्रति दिया है। मेरे पास अगर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता है तो दूसरे के पास भी है। ये प्रॉमिस, म्यूचुअल प्रॉमिस है ये आपस में, हम दूसरे का, एक दूसरे का। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, दूसरे को प्रतिष्ठा देंगे, स्वयं भी प्रतिष्ठा की अपेक्षा करेंगे। अवसर की समता किसको देंगे? दूसरे को देंगे, सबको देंगे अवसर की समता, सबको। और व्यक्ति की गरिमा, रिक्शा वाला है तो उससे हम गलत तरीके से बात करेंगे, डोमेस्टिक सर्वेंट है तो उससे गलत तरीके से बात करेंगे, जोर से बोलेंगे उसे। हमारा कोई जूनियर है तो उसे खराब तरीके से बात करेंगे? नहीं। किसी को पसंद करें ना पसंद करें ये अलग बात होती है, लेकिन उसको, उसकी गरिमा का ध्यान रखेंगे हम। और पर उससे, उसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, ऐसा बंधुता बढ़ाएंगे, द फ्रैटर्निटी विच विल इंश्योर नेशनल इंटीग्रिटी, विच विल इंश्योर इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। ये प्रियम्बल में हमने संकल्प लिया आपस में, सभी सिटीजन्स ने, हम भारत के लोग ने लिया है संकल्प। ये प्रियम्बल में बात कर दी गई है, और ये हमने 29 नवंबर 1949 को लिया था, और वो हम चल रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को लिया था और वह चल रहा है। और इस कारण ही 26 नवंबर 1949 से ही जो है हम इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं। बाद में हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे जो संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। हमारे 15 अनुच्छेद, 15 जो हमारी व्यवस्था थी संविधान में, ये 1949 में ही लागू हो गई थी। अन्य जो प्रावधान थे वो बाद में लागू हुए 26 जनवरी 1950 को, जब हम कहते हैं गणतंत्र बन गया हमारा देश। तो जैसा कि निधि जी ने बताया कि हम इसको लॉ डे के रूप में मनाते थे। मैं अगले स्लाइड पे आता हूं। हम इसे मनाते थे लॉ डे के रूप में, पर लॉ डे के रूप में मनाने में जो है ऐसा समझा गया कि शायद वो बात नहीं आ रही है, लॉ का बड़ा विस्तृत अर्थ है, तो इसको बदलने की बात सोची गई। और इसलिए 2015 में इसको बदला गया। 2015 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 125वां जन्म दिवस था। उस समय भारत सरकार 2015-16 में 125वां वर्ष मना रही थी, जन्म वर्ष मना रही थी उनका। और उस अवसर पर कहा गया कि अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, हम विधि दिवस, कानून दिवस के रूप में इसको नहीं मनाएंगे। और इसलिए फिर जो है ये संविधान दिवस के रूप में 2015 से जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसके माध्यम से ये सारे देश में मनाया जा रहा है। उस दिन हम प्रियम्बल पढ़ते हैं और संविधान के बारे में जानते हैं, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। अब इसके बारे में 2-3 छोटी छोटी जानकारी देना चाहता हूं। पहला तो यह है कि हमारा जो संविधान है वो देश की सबसे बड़ी विधि है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे ऊपर कुछ नहीं का क्या मतलब है? इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, संविधान से ऊपर सरकार नहीं है, संविधान से ऊपर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, संविधान से ऊपर चीफ मिनिस्टर नहीं है, संविधान से ऊपर पार्लियामेंट नहीं है। ये सभी संविधान के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि संविधान से ही इनको ताकत मिलती है। हमारी सारी व्यवस्था, सारा जो हम आपस में बात विचार विमर्श करते हैं, सब कुछ इस संविधान में होता है, संविधान के दायरे में है सब कुछ। कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि क्या हमारे धार्मिक ग्रंथ इस संविधान से ऊपर है? आंसर है नो। हमारे धार्मिक ग्रंथ बहुत पवित्र ग्रंथ हैं, उसकी 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 हम रोज उसकी संबंधित पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यदि कभी कोई संविधान के किसी प्रावधान से कोई कंफ्लिक्ट हो जाएगा तो संविधान लागू होगा, धार्मिक ग्रंथ लागू नहीं होगा। तो हमारा जो संविधान है यह लोकतंत्र का धर्म है, यह लोकतंत्र की गीता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान फंडामेंटल लॉ है, और संविधान
का शासन हमारे देश में, इसी को हम विधि का शासन भी कहते हैं। तो ये बात, कंफ्यूजन की पहली बात दूर हो जानी चाहिए कि जस्ट बिकॉज पार्लियामेंट कोई चीज पास कर देगी, पूर्ण बहुमत से पास कर देगी, वो संविधान के दायरे में होना चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई कुछ कह देते हैं, जनता ने चुनकर किसी को भेज दिया, संविधान के दायरे में ही कुछ कर सकते हैं, संविधान से बाहर नहीं कर सकते। यहां तक कि हमारे रीति रिवाज, धर्म ग्रंथों में भी कोई बात अगर है तो सामान्य तौर पर वो हमारे संविधान के विरोध में नहीं जाती, पर यदि वो किसी कारण से विरोध में जाती है तो हमारा संविधान सर्वोपरि है, जो रीति रिवाज, जो अन्य प्रावधान है वो सर्वोपरि नहीं है। ये पहला पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। दूसरा क्या कंफ्यूजन है? दूसरा कंफ्यूजन है जो इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि पुस्तक लिखने वालों ने कुछ इस तरह लिखा है, हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 1 से लेकर 22 तक भाग है। कुछ लोगों ने 25 भाग लिख दिया है, गलत है। जो विद्यार्थी बैठे हैं, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, ध्यान रखेंगे, जिन्होंने लिखा है गलत लिखा है। उनका कुल कहने का मतलब है कुल मिला के कितने भाग हो गए, लेकिन हमारे में जो आखिरी भाग है 22 है, ध्यान रखना है, 1 से 22 तक, कोई 23वां भाग नहीं है। दूसरा, इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद का मतलब जिसको हम धारा कहते हैं, संविधान में जो हम सामान्य रूप से धारा कहते हैं, पर जो संविधान में चूंकि महत्वपूर्ण दस्तावेज है हम उसको अनुच्छेद कहते हैं। वैसे ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद कहते हैं। 1 से 395 तक अनुच्छेद है। कई किसी ने कह दिया 400 अनुच्छेद है, किसी ने 444 कह दिया, किसी ने 448, कल भी मैं देख रहा था 448 कह दिया, ऑनलाइन भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। गलत है वो, आप उस गलती में मत जाइएगा, कहीं कंपटीशन में बैठेंगे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। 1 से लेकर 395 या 396 कोई अनुच्छेद हमारे पास नहीं है। कुल मिला के जोड़ देंगे तो हो सकता है 440, 44, 48 हो जाए। ये दूसरा कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता था। तीसरा, 1 से लेकर 12 तक हमारे पास शेड्यूल है जिसको हम सूची कहते हैं। हाँ, अब ये सूची पहले कम थी, 8 थी, अब बढ़ के 12 हुई है। ये 12 कुल सूचियां हैं। 1 से 22 तक जो अध्याय हमारा पार्ट है, अध्याय नहीं है, चैप्टर नहीं है, पार्ट है, भाग है, उसमें 1 से 395 तक अनुच्छेद है जो भिन्न भिन्न भाग में बटे हैं और उनके अंदर भिन्न भिन्न अध्याय दिए गए हैं। 1 से 12 तक जो अनुसूची है, सूची है, अनुसूची है हमारी, ये अनुसूची किस लिए है? ये अनुसूची इसलिए है कि एक तरह के विषय को एक जगह डाल दिया गया है। हमारे देश में कितने राज्य हैं उनका नाम देखना चाहते हैं, प्रथम अनुसूची में देख लीजिए। हमारे देश में जो लोग बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, शपथ कैसे लेंगे, शपथ एक जगह दे दिया गया है। शपथ की भाषा कैसी होगी, एक जगह दे दिया गया है, अनुसूची 3 में। हमारे देश में जो संसद है वो किस विषय पे कानून बनाएगी, राज्य किस विषय पे कानून बनाएगी, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल आप देख लेंगे। ठीक है। हमारे देश में जो है वो भाषाएं कौन कौन सी रिकॉग्नाइज्ड भाषा है, 8वीं अनुसूची में एक जगह दे दिया गया है। उसको इधर भी दिया जा सकता था, पर एक जगह सुविधा के नाते उसको दे दिया गया है। एक बात यह कहना चाहता हूं, 1950 से लेकर अभी 2022 चल रहा है नवंबर, हमारे देश में 105 संशोधन संविधान में हो गए। 105 संशोधन। पहला संशोधन तुरंत हो गया। हमारा संविधान बना 1950 में, 1951 में हमने संशोधन कर दिया। सोचिए ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारे जो लोग थे शुरुआत से ही बहुत ही फ्लेक्सिबल थे। वो समझते थे कि अगर कोई गलती हो गई उसको सुधार कर ले, हमें उन्हें सीखना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, कोई गलती हो जाती है उसको छिपाना चाहते हैं। आजकल हम देखते हैं कोई गलती हो जाती है हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हमें अपनी संसद से सीखना चाहिए। संविधान बना 1950 में, उनको लगा कुछ गलती हो गई, 1 साल बाद ही उन्होंने संविधान का सुधार किया। जो संस्था सुधार करती रहती है, जो देश सुधार के प्रति सतर्क रहता है, जो व्यवस्था सुधार के प्रति जागरूक रहती है, वह आगे बढ़ती है। जो नहीं बढ़ती है, जो नहीं कर सकती, वो आगे नहीं बढ़ती है। कहा गया है ना कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो इस देश को, हर व्यवस्था को दरिया की तरह होना चाहिए, जो बहता रहता है, जो सुधरने के लिए तैयार है। उसे झील की तरह नहीं होना चाहिए कि झील के पानी की तरह ठहर गए हैं। हाँ, ठहरे हुए झील के पानी में जो क्या होता है, ठहरा हुआ पानी क्या होता है, वो खराब हो जाता है। हाँ, बहता हुआ पानी होना चाहिए। तो इस देश को, इस व्यवस्था को, हमारे धार्मिक विचार को, हमारे परंपराओं को बहता हुआ होना चाहिए। आप देखेंगे हिंदू विधि जो है कितना बदलाव होता है। हाँ, लगातार बदलते रहे हम।
जो है 1920 के दशक में ले आए हम, विधवा पुनर्विवाह वगैरह के बारे में चर्चा करने लगे। हाँ, चाइल्ड मैरिज के बारे में चर्चा करने लगे। 1950 में डॉक्टर अंबेडकर ने ट्राई किया, कानून को बदलने का ट्राई किया। उसके बाद हम 1955 में 5 विधि ले आए। 2005 में फिर से हमने संशोधन किया। दूसरी ओर देख लीजिए, हमारे जो इस्लाम के जो बंधु हैं उनमें से कुछ लोग कितने जो है कठोर हैं, नहीं बदलना नहीं चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना जरूरी इसलिए क्योंकि समाज बदल रहा है। संविधान भी कहता है कि हमें बदलना चाहिए, और हमारे संविधान शिल्पी इसके लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने पहला संशोधन किया और संसद व्यवस्था को बनाए हुए हैं। और अभी हमने पिछले साल 105वां संशोधन किया है। बदलाव हमारे जीवन, जरूरी बदलाव हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है। अमेरिका के संविधान 1787 में बना, 1789 में तैयार होके सब लोग एक्सेप्ट कर लिए, लागू हो गया। 1791 में पहले 10 संशोधन आए, 1791 में। अभी 2022 तक केवल 27 संशोधन हुए हैं, 27 या 28। सोचिए कितना कठोर संविधान है वहां पे। तो हम अपने संविधान के प्रति बहुत ही सजग है, जागरूक है, पर वो नहीं है कि एडमंट है हम नहीं बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। ठीक है। तो भाई अगर आपको कोई असंतोष है, आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो लोकतांत्रिक तरीके से आप सामने आइए और सामने आके चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने का आपके पास जगह है, आप लड़िए। और चुनाव लड़के आप संसद में आइए और संसद में आके अपनी बात कहिए और संविधान को बदलने का प्रयास करिए। आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, पर इसके लिए आप जो है बंदूक हाथ में ले लेंगे, बम छोड़ेंगे। आजाद होना चाहिए हमें, यह बात करना संविधान अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने इंटीग्रिटी की शपथ खाई है 1950 में ही। 1950 में इंटीग्रिटी की शपथ खाई है। यह देश इनडिस्ट्रक्टेबल है। यह देश अब टुकड़े में नहीं बढ़ सकता। कोई भी हिस्सा इधर से उधर अपने से नहीं जा सकता, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। 1950 में हम सब ने शपथ खाई है। कोई असुविधा है, कोई अन्याय हो रहा है, आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपके कल्चर पे अटैक हो रहा है, तो आप संविधान के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। कितना फ्लेक्सिबल हमारा संविधान बनाया गया। इसलिए इस संविधान को जानना जरूरी है, क्योंकि संविधान में महानता के ढेर सारे तत्व हैं। अब मैं आता हूं अपने दूसरे बिंदु पर कि मौलिक अधिकार क्या है। अब जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। सो प्रियम्बल इज फर्स्ट वन, then part 1 starts, then part 2, part 3rd. Part 3rd contains fundamental rights. So fundamental rights are in which part? Part 3rd. Nowhere else. Fundamental right कहीं और नहीं है, केवल भाग 3 में है। ये बात आप जो विद्यार्थी हो चाहे तो नोट कर लें। फंडामेंटल राइट पार्ट 3rd में है। आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आप सिविल की तैयारी करेंगे, आप पीसीएसजे की तैयारी करेंगे, आप एसएसबी की तैयारी करेंगे, आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, संविधान पूछा जाएगा। ये सामान्य सवाल है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ है? केवल भाग 3 में, भाग 4 में नहीं है, भाग 5 में नहीं है, किसी और जगह नहीं है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से शुरू करके 35 तक है, आर्टिकल 12 to 35। अब ये फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। क्या फंडामेंटल क्या है? क्योंकि पहला कारण इसका ये है, ये हमारे फंडामेंटल लॉ में है। फंडामेंटल लॉ कौन सा है? भारत का संविधान है। तो व्हाई इट इज फंडामेंटल राइट? देयर आर 2-3 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज इट इज प्रोवाइडेड इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये किसी और लॉ में नहीं है। हमारा फंडामेंटल लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें है। देन जो है दिस इज फंडामेंटल, देयरफॉर इट इज फंडामेंटल राइट्स। पहली बात। दूसरा रीजन है कि ये भाग 3 में दिए हुए हैं और इस दृष्टि से फंडामेंटल है, ये क्योंकि इनका उल्लंघन संसद भी नहीं कर सकती। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, संसद भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संसद देखिए, संसद में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। आप सोचिए कितना ताकतवर ये अधिकार है, कितना ताकतवर अधिकार है ये हमारा। अगर संसद ने कोई कानून बना दिया और वह कानून ऐसा है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर देगा, गैर कानूनी घोषित कर देगा। और कई कानून असंवैधानिक घोषित हो गए हैं। सोचिए, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित किया। जरा चार्जर ले आइएगा, चार्जर ले आना जरा, चार्जर। हाँ,
तो उसके बाद अगर ये किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, चाहे एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा होगा, पूरी संसद का कानून निरस्त हो जाएगा। कितना ताकतवर अधिकार है ये हमारे पास। दूसरा क्या कारण है? दूसरा है, अगर इस कानून का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और या अपने उच्च न्यायालय में, संदर्भित उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं। 226 में, अनुच्छेद 226 में सीधे जा सकते हैं। सीधे जा सकने का मतलब अब यह है मित्रों कि अब जाने की भी जरूरत नहीं है वहां पे। आप लेटर लिख सकते हैं केवल, और आप लेटर लिख देंगे हाईकोर्ट को कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट को भी लिख सकते हैं, हाई कोर्ट को भी लिख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई पत्रों को स्वीकार कर लिया है मौलिक अधिकार के पिटीशन के रूप में। बहुत सारे पत्रों को स्वीकार किया। सुनील बत्रा का एक केस ले लीजिए, उसने लेटर लिखा था जेल से, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे, तो ऐसे इसलिए हमको इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि हमें आना पड़ेगा, आने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें क्या फिक्र करनी होगी, क्या ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? हर अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखना है। कौन से अधिकार मौलिक अधिकार है? जो भाग 3 में दिए गए, और उसके बाद उसकी कुछ और जो है थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, जो आपको जानने के लिए अपने अध्यापक से, अपने अधिवक्ता महोदय से मिलना पड़ेगा। तो हमने बता दिया पहला कि क्या है यह अधिकार। 3 जरूरी बातें, यह फंडामेंटल लॉ में है, इसके लिए सीधे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, और यदि ये मौलिक, यदि ये उल्लंघन करता है किसी भी कानून का, संसद के किसी कानून का, विधानमंडल किसी कानून का, तो असंवैधानिक हो जाएगा। इतना शक्तिशाली है, और अधिकारों से अलग है, बिल्कुल अलग है। बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं। आईपीसी में हमारे पास कुछ अधिकार है, सीआरपीसी में हमारे पास अधिकार है, एविडेंस एक्ट में हमारे पास अधिकार है, स्टेट लेजिस्लेचर हमारे पास अधिकार देता है, मनरेगा का नाम हमने सुना है, आरटीआई का नाम सुना है हमने, राइट टू एजुकेशन एक्ट का नाम सुना है। ये सब अधिकार हैं, पर ये अधिकार कानून में दिए गए अधिकार हैं, ये संविधान में मौलिक अधिकार से अलग हैं। ये मौलिक अधिकार की तरह मजबूत नहीं है, इनके लिए आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये अंतर है, ये समझना है। इसलिए जब भी आप कहें कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, आप देखिए कि क्या ये ऐसा मामला है जो कि संविधान में भाग 3 में बताया गया है कि नहीं बताया गया है, या क्या ये ऐसा मामला है जो संविधान में भाग 3 में तो नहीं बताया गया है, पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना व्याख्या करके, अपनी व्याख्या करके उसको मौलिक अधिकार में डाल दिया गया है। वेदर सुप्रीम कोर्ट हैज इनकॉर्पोरेटेड इट एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे पार्ट 3 को, उसमें राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर, यह फंडामेंटल राइट लिखा हुआ नहीं है। राइट टू प्राइवेसी, यह फंडामेंटल राइट के रूप में लिखा हुआ नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फंडामेंटल राइट के रूप में लिखा हुआ नहीं है। राइट टू फ्री लीगल एड, आप कोई गरीब व्यक्ति है, उसको कानूनी सहायता चाहिए, कोर्ट जाना चाहता है, या कोई और तरह से कानूनी सहायता चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा हुआ है, कहीं और लिखा हुआ है। लेकिन अब ये सब फंडामेंटल राइट का पार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको इंटरप्रिटेशन करके, व्याख्या करके, निर्वचन करके उसको मौलिक अधिकार का भाग बना दिया है। तो अब हमने ये 2 बात देख ली। अब तीसरी बात पे आते हैं, व्हाट मेक्स इट कंप्लीट। फंडामेंटल राइट को कंप्लीट कब हम कहेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है सबको, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है। मौलिक अधिकार केवल तभी कंप्लीट होता है जब हम उसको उसके रिस्ट्रिक्शन के साथ पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी ना बचपन में, कि आपके हाथ में अगर छाता है तो छाते को आप कहां तक घुमाएंगे, जहां तक दूसरे की नाक है। आप इस तरह से छाता नहीं चलाएंगे कि दूसरे को चोट लग जाती है। यू कैन नॉट मूव योर अम्ब्रेला इन सच ए फैशन दैट इट इंजर्स द नोज ऑफ एनी अदर पर्सन। आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आपको गाड़ी चलाने की छूट है, बिल्कुल छूट है, तो आप बाएं से चलाएंगे कि दाएं से चलाएंगे? बाएं से चलाना पड़ेगा, लेफ्ट से चलाना होगा। इंडिया में रूल है, उसको फॉलो करना है। आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, और आप कल्पना करिए कि कोई रेड लाइट नहीं है, कोई जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कोई भी हम्प नहीं है, बम्पर जिसे कहते हैं, जो स्पीड ब्रेकर होता है, नहीं है, तो हम तो बहुत खुश होंगे। जो लोग गाड़ी के चलाने वाले लोग हैं, जो है ड्राइविंग को पसंद करते हैं, बोलेगा अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हाँ, कि कहीं कोई रेड लाइट नहीं है। लेकिन आप सोचिए, अगर रेड लाइट नहीं होगी और आपके छोटे भाई को सड़क पार करनी है, कैसे पार करेगा वो छोटा भाई? जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है भाई, कैसे पार करेगा बताइए?
आप जा रहे हैं, उधर से एक एम्बुलेंस गुजर रही है, एम्बुलेंस से मेरे परिवार कोई व्यक्ति है, उसको जाना है अस्पताल, रेड लाइट है। अदरवाइज भी दूसरे व्यक्ति को, जैसे आपको जाने का राइट है वैसे दूसरे को जाने का राइट है। अगर रेड लाइट नहीं रहेगी तो सड़कों पे क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएंगे, नुकसान होगा, केओस फैल जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे तो मौलिक अधिकार का हाईवे वैसा ही होगा जैसे बिना बिना रेड लाइट, बिना जिब्रा क्रॉसिंग के अधिकार। इसलिए रेस्ट्रिक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया में कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें रेड लाइट ना हो, कहीं ना कहीं आकर के कोई सड़क ऐसा नहीं है जिसमें जिब्रा क्रॉसिंग ना हो। ठीक है, तो कोई भी अधिकार बिना उसके रिस्ट्रिक्शन के, बिना जो है लिमिटेशन के, बिना निर्बंधन के, बिना बंधन के नहीं होता। इसलिए मौलिक अधिकार हमेशा ही रिस्ट्रिक्शन के साथ है। तो जब भी हम कहें कि हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये केवल तभी कंप्लीट होगा जब उसके साथ रिस्ट्रिक्शन को हम पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन अगर देखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 19 में 8 रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं। अनुच्छेद 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और बहुत सारे क्लॉज हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) में एक दो नहीं 8 रिस्ट्रिक्शन। हमको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन हम देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध नहीं जा सकते, बोल सकते आजाद कश्मीर चाहिए, आजाद नागालैंड चाहिए, हाँ पंजाब को अलग कर दो, ये सब बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। हम किसी का डिफेमेशन नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते। बोलने की स्वतंत्रता तो है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, पर हम किसी को नहीं कह सकते कि जाकर किसी को एक झापड़ मार दो, वो अपराध है। अपराध के लिए हम नहीं कर सकते किसी को। बोलने की स्वतंत्रता तो है, पर हम ये नहीं कह सकते कि चलो सब लोग आ जाओ और आकर जो है दुकानों में आग लगा दो, नहीं कर सकते। दूसरे को नुकसान करने की स्वतंत्रता नहीं है हमें बोलने की। हमें बोलने की स्वतंत्रता तो है, पर हम न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, उसका पालन करना है हमें। हम नहीं बोल सकते कि हम पालन नहीं करेंगे, हम विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इस तरह 8 रिस्ट्रिक्शन बताए गए, एक दो नहीं। तो अधिकार कब कंप्लीट होते हैं? जब उनके साथ रिस्ट्रिक्शन को पढ़ा जाता है। बिना रिस्ट्रिक्शन के जो राइट्स हैं वो समझ लीजिए, कहते हैं कि वो नेकलेस चिकन कहते हैं हम, कि जो है कोई ऐसा चिकन है जिसका नेक काट दिया गया है तो कैसे वो इधर उधर भागता है और थोड़ी देर में गिर पड़ता है। भागता हुआ चक्का है वो, तो आगे जाता है और एक जगह कहीं गिर जाता है। उसी तरह हम अगर बिना रिस्ट्रिक्शन के चलेंगे अपने अधिकार के साथ तो देश गिर पड़ेगा, हम गिर पड़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन उतने ही इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन जो है आपको इमरजेंसी में भी दिखेंगे। इमरजेंसी के दौरान हमारे मौलिक अधिकार में से 20 और 21 को छोड़ करके बाकी मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन किया जा सकता है, और अनुच्छेद 19 तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते हैं, वो उस समय तक सस्पेंड हो जाता है। अब हम आते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 14 से 18 इक्वलिटी की बात करता है, समता का अधिकार, जिसको हम समानता भी कहते हैं। समान है, समान का मतलब ये नहीं है कि जो है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अगर आपके घर आता हूँ और मेरा बेटा भी आपके घर आता है जिसकी उम्र 10 साल है, तो आप मुझे, मेरे बेटे को आपने 2 रोटी दी, तो आप मुझे भी क्या 2 ही रोटी देंगे? मैं कहा भैया आप मुझे 4 रोटी खिलाओ, आप बोले नहीं 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 सर, इक्वलिटी की बात है, आपके बेटे को 2 रोटी देंगे, आपको भी 2 रोटी देंगे, ऐसा होगा? इक्वलिटी का मतलब समान व्यवहार किसके बीच में? जो समान लोग हैं, समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। जो अलग अलग है, बेटे की जरूरत कम है, मेरी जरूरत ज्यादा है, कोई पहलवान होंगे तो उनको ज्यादा रोटी, उनको 10 चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए रोटी, उनको वो देना पड़ेगा। जो अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनको अलग अलग व्यवहार करेंगे। तो महिला पुरुष कई जगहों पर अलग व्यवहार अलग है, इसलिए महिलाओं के संबंध में अलग कानून बनाए जा सकते हैं। हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का वर्ग है, हजारों वर्षों से उसको कुचला गया है, उनके अधिकारों को, इसलिए उनके लिए अलग कानून है। अदर बैकवर्ड कास्ट है, उनके वो भी हमें समान नहीं है, इसलिए उनके लिए अलग कानून है। ट्राइबल वर्ग है, उसके लिए अलग से कानून, अलग से व्यवस्था हो सकती है, इसलिए हमारे लिए शेड्यूल भी अलग बनाए गए, राज्यों को भी अलग व्यवस्था दी गई है। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब समान व्यवहार, पर समान व्यवहार का मतलब a+b² वाला समान नहीं, 2+2=4 वाला समान नहीं। ये समान व्यवहार का मतलब समान लोगों से समान व्यवहार। जो असमान है, बच्चों के बीच समानता, पर बच्चों और बड़ों के बीच समानता नहीं। 14 से 18 के बीच में और भी अनुच्छेद है, और भी अधिकार है, वो बात कही गई। जैसे कि मान लीजिए कहेंगे हम, 15 में कहा गया है कि आप धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, कोई व्यक्ति का जन्म बिहार में हुआ है तो आप जो है बोले कि नहीं, उसको तमिलनाडु में नौकरी नहीं मिलेगी। किसी व्यक्ति का जन्म तमिलनाडु में हुआ, उसको कहीं उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब परमिसेबल नहीं है, ये नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है। आप ऐसा विभेद नहीं कर सकते।
संसद चाहे तो कर सकती है, बाद में व्यवस्था दी गई है। तो अभी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले तक, 2019 के पहले तक ये व्यवस्था थी कि वहाँ आप जो है नौकरी नहीं कर सकते थे। वहाँ आप क्या, वहाँ जो वहाँ के वर्ग के लोग थे जो पिछले 50 सालों से रह रहे थे, हाँ, उनको भी अधिकार नहीं था कई मामलों में। लेकिन अब वो चीज़ 2019 के बाद ये जो असमानता थी वो खत्म हो गई। अब कि अब जो है वहाँ वो 35 से हटा दिया गया, 370 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, समानता का सिद्धांत वहाँ लागू हो गया। नागालैंड का व्यक्ति भी जाके जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकता है, और जम्मू कश्मीर का व्यक्ति तो पहले भी हर जगह नौकरी कर सकता था। उसके बाद जो दूसरा है वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 19, 20, 21, 21 क और 22, 5 अनुच्छेद हैं। 19 में क्या है? 19 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जिसमें कि बोलने का अधिकार है, वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, हमें जो है एक दूसरे को, हमें सम्मेलन करने का अधिकार है। जैसे अभी हम सम्मेलन कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं, आपस में ऑनलाइन मिल रहा है, ये मौलिक अधिकार का हम पालन कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं रोक सकता। अगर हम कानून का पालन कर रहे हैं, अगर हम बताए हुए रिस्ट्रिक्शन का पालन कर रहे हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे मौलिक अधिकार का हम पालन कर रहे हैं। और एसोसिएशन बनाने की, हम कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, और कोई हम एसोसिएशन बना सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे अधिकार हैं, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कोई भी बिजनेस चलाने का भी हमें मौलिक अधिकार है। लेकिन ये सारे अधिकार रिस्ट्रिक्शन के अंदर है, वो रिस्ट्रिक्शन आपको देखना पड़ेगा। 20 में क्या है? 20 में अधिकार दिए गए हैं, यदि आपके ऊपर कोई आपराधिक कोई काम, अपराध का कोई आरोप लग गया है, तो आपके ऊपर क्या अधिकार है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपराध कर दिया है, आपके ऊपर कोई अपराध का आरोप लगा है, तो वो जो अधिकार है, वो अधिकार हमारे पास दो जगह दिए गए हैं, एक 20 में दिए गए हैं और एक 22 में दिए गए हैं। वो अधिकार क्या है, उसकी चर्चा विस्तार में नहीं जा पाएंगे अभी। 21 जो है छोटा सा है, उसको कहते हैं जीवन का अधिकार, हमें जीवन जीने का अधिकार है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये इतना बड़ा अधिकार हो गया है अब कि अब तो कहते हैं हमारे प्रोफेसर जीपी वर्मा साहब कहते हैं कि बीएचयू के, कि अब तो किसी और अधिकार की जरूरत ही नहीं है। 20 साल पहले ही उन्होंने बात कही थी जब हम लोग पढ़ते थे, एलएलएम कर रहे थे, कि अब तो किसी और अधिकार की जरूरत ही नहीं है, 21 में सब शामिल हो गया है, बहुत ही विस्तृत है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 22 है। 22 किसके लिए है? 22 उस व्यक्ति के लिए है जो कि गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार दिए गए हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपना गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, किसी वकील से संपर्क करने का अधिकार है, हाँ? और 24 घंटे के अंदर वो किसी न्यायालय पहुंचने का अधिकार है। गिरफ्तार होने से, अपराध लगने से अधिकार खत्म नहीं हो गए, उसके मौलिक अधिकार है। फिर आप आएंगे उसके बाद 22 में ही दूसरे भाग में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ा गया है, या कोई जो है एनिमी है, एनिमी स्टेट से आया है। एनिमी स्टेट का मतलब है, एनिमी स्टेट का डिक्लेरेशन होता है, यह नहीं कि जिस देश को हम पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान हमारा एनिमी स्टेट नहीं है अभी, चीन हमारा एनिमी स्टेट नहीं है, एनिमी स्टेट का डिक्लेरेशन होता है। तो उनको ये मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है। जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़े जाते हैं, जो ऐसे लोग हैं देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, देश की कानून व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ा खतरा है, उनके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राज्यों ने भी अपने अपने कानून बनाए हुए हैं। इनको जो है अनुच्छेद 22 का मूल अधिकार उस प्रकार से नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब नहीं उनको अधिकार नहीं है, अधिकार उनको भी है, पर उनके अधिकार लिमिटेड है। आर्टिकल 23-24 एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई शोषण नहीं करेगा। शोषण का मतलब क्या है? भाई रिक्शे वाला है, उसको कहीं से कहीं जाने का 20 रुपये बनता है, हमने उसको 10 रुपया दिया, हमने शोषण कर लिया, हमें अधिकार नहीं, हमने उसके अधिकार का उल्लंघन कर दिया। हमारे यहाँ डोमेस्टिक सर्वेंट काम करती है, उसको जो है 5,000 रुपये देना है, हमने उसको 2,000 रुपये दिए, हमने 3,000 दिया, हमने 500 रुपये उसके रख लिए। ये शोषण है। शोषण करने का ये राज्य ही नहीं, हमें भी, हमारे खिलाफ भी अधिकार है। ध्यान रखिए, 3 अधिकार ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार है जो हमारे विरुद्ध है। मौलिक अधिकार वास्तव में राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है, पर कम से कम 3 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे विरुद्ध भी प्राप्त हैं। वो कौन से हैं? 15(2), किसी होटल है, कोई अगर पब्लिक इंटरटेनमेंट का प्लेस है, कोई घाट है, किसी को जाने से रोक नहीं सकते आप। अगर वो पब्लिक प्लेस पर है, ये नहीं कह सकते तुम दूसरी जात क्यों नहीं जा सकते हो, हम रोकेंगे, हम मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता का व्यवहार हम करते हैं, हम मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन है, चाइल्ड लेबर है, ये सब एक्सप्लॉयटेशन है। चाइल्ड लेबर अगर हमारे घर में कर रहे हैं, हम मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं हम, ये एक्सप्लॉयटेशन हो गया। 23 से 24। 25 से 28 धर्म का अधिकार।
धर्म क्या है? धर्म एक आंतरिक चीज है, हमारे अंदर की चीज है। हाँ, वो एक व्यक्तिगत बात है, पर उसको भी मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है, हर एक को दिया गया है। ये नहीं केवल जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको दिया गया है, अल्पसंख्यकों को भी दिया गया है, बहुसंख्यकों को सबको दिया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में भी सीमाएं बताई गई हैं, जो सीमाएं अनुच्छेद 25 में बता दी गई हैं, उसको पढ़ के ही हमें बताना चाहिए कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा। उसके बाद जो है 29 to 30, 20 to 30 लिख दिया, गलत है, सॉरी फॉर दिस। 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल, हमारे पास शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में एक जगह है, देखिए जरा, और कल्चरल अधिकार भी है। पर ये जो है ये उनको प्राप्त है, ये जिनको की जो है जिसमें आप कह सकते हैं जो कि जिनकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति उनको है। और एजुकेशनल अधिकार तो सब में है। आप देखेंगे अनुच्छेद 29 में साफ साफ कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, भाषा के आधार पर, सेक्स और भाषा के आधार पर किसी को आप वंचित नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे देश में अभी स्थिति क्या चल रही है, जस्ट बिकॉज कि आप जो है इंग्लिश नहीं जानते आप एडमिशन नहीं ले सकते। बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। हाँ, अभी आईआईटी के एंट्रेंस टेस्ट है वो हिंदी और देश की कई भाषाओं में होते हैं। नीट की परीक्षा है वो हिंदी और कई भाषाओं में होती है। तो एंट्रेंस टेस्ट विश्वविद्यालयों में उनको अपनी भाषा में करना चाहिए, ये जरूरी है, ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। इवन लॉ के भी जो एंट्रेंस टेस्ट है कई जगहों पर, हाँ, और इसको बदलने की जरूरत है कि जो है कैसे हम एंट्रेंस टेस्ट को अपनी भाषा में कर सकें, जिस राज्य में उस राज्य की भाषा में तो होना ही चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 32 पर, जो आखिरी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो क्या है? वह है मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार। आप भाई इतने सारे अधिकार दिए गए पर उसको लागू कैसे करेंगे? ये उसी प्रकार है कि जैसे आपके लिए, हमारे लिए खाना बहुत अच्छा बन गया है पर उसको खाएंगे कैसे हम? तो मूल अधिकार जो हमारे दिए गए हैं उनको लागू कैसे करेंगे? अनुच्छेद 32 में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और यह अनुच्छेद 32 में इसके इन्फोर्समेंट का हमें मूल अधिकार दिया गया है। इस प्रकार हमारे पास आप देख सकते हैं इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल, इन्फोर्समेंट, 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। पर हर 6 मौलिक अधिकार के अंदर कई मौलिक अधिकार शामिल है जिसको कभी विस्तार से पढ़ने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। अब हम आते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में, जैसे हमने बताया भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। ए लिखा हुआ, ए का मतलब हो गया क, ब्रैकेट में नहीं है, बिना ब्रैकेट के है। ए का मतलब है इसको संशोधन करके डाला गया है, ये उस आरंभ से नहीं था। तो 4A में है, जिसको 51 क कहते हैं, अनुच्छेद 51 क 51A में है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एक तो विद्यार्थी ध्यान रखिए, 51 कई बार कहते थे, 51 में नहीं है, 51A या 51 क में है, और भाग 4 में नहीं है, भाग 4 क में है, ठीक है। और कितने मौलिक अधिकार है? 11 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? पहले 10 मौलिक अधिकार थे हमारे, और 2002 के बाद हमने एक मौलिक अधिकार और जोड़ दिया, और अब 11 मौलिक अधिकार हो गए। पर मौलिक अधिकार आरंभ से ही संविधान में नहीं थे। 1950 में जब संविधान बना तो मौलिक अधिकार नहीं थे। 1976 में 42वां संशोधन करके इन्हें मौलिक अधिकार को डाला गया। अब यह प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आरंभ से क्यों नहीं थे? उसके पीछे कारण बहुत सिंपल है। पहला तो कारण यह है कि जो हमारे संविधान शिल्पी थे, जो संविधान बनाने वाले थे, जो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे थॉट कि ड्यूटीज नीड नॉट टू बी रिटेन। ये तो सब लोग जानते हैं, सब लोग करते ही हैं। जैसे कि क्या हुआ अभी जब जैसे हम लोग यहां आए, अभी आप लोगों ने मुझे ग्रीट किया, मैंने आपको ग्रीट किया, ये बात कहीं संविधान कानून में लिखी थोड़ी है। आपके घर में कोई आएगा, आप उनको नमस्ते करेंगे, आप उनको प्रणाम करेंगे, बड़े होंगे तो पैर छू के प्रणाम करेंगे, जब जाने लगेंगे तो नमस्ते करेंगे, बाय करेंगे। ये बात किसी कानून में लिखी है? किसी कानून में नहीं लिखी है। कोई घर में आता है, उसको एक गिलास पानी देते हैं, उसको हम जो है अब नाश्ता कराते हैं। कई बार अपरिचित आदमी आ जाता है, उसको भी हम पानी देते हैं। ये बात कहीं लिखी थोड़ी है। आप बस पे जा रहे हैं, आपके साथ में आपकी दादी है, आप बस में गए, भीड़ नहीं है, एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया, बोला आइए दादी आप यहां बैठ जाइए। आपका उनसे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। ये बात कानून में लिखी थोड़ी है। ये सब नैतिकता की बात है। हम दूसरे का सम्मान करते हैं, दूसरे का। तो ये उन्होंने कहा कि ये तो नैतिकता की बात है, हमें देश का सम्मान करना चाहिए, हमें यहाँ के मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए,
ये लिखने की बात थोड़ी है, ये हमारे में इनहेरेंट है, ये हमारे में शुरू से ही आ जाता है। और उसके बाद माँ पिताजी इसको शुरू शुरू में बच्चा जब पैदा होता है और जब आगे बढ़ता है माँ पिताजी उसको देते हैं। माँ पिताजी बोलते हैं दूसरों को दया करनी चाहिए, माँ पिताजी बोलते हैं कि दूसरों को सम्मान करना चाहिए, माँ पिताजी बोलते हैं कि दूसरे गलत बात नहीं करनी चाहिए, हारमोनी बना के रखनी चाहिए। ये तो सम्मान की बात है, नैतिकता की बात है, जो रोज हमारे घर में बात होती है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में उसको बताना शुरू करते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, व्हाट आर गुड हैबिट्स, व्हाट आर बैड हैबिट्स, ये स्कूल में बताते हैं। तो जब हम चीजों को बचपन से सीख रहे हैं तो इसको बताने की क्या जरूरत है? एक तो कारण ये था, उन्होंने कहा कि जो भारत के नागरिक हैं या देश के नागरिक, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश की परंपरा में तो एक दूसरे के प्रति सम्मान करना ड्यूटी तो हमारे हमारे परंपरा का पार्ट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम तो काम के बारे में धर्म में हमें कहा गया है कि काम करते रहो और फल की चिंता मत करो, राइट की चिंता मत करो, केवल काम करो, फल अपने आप मिलेगा आपको, भगवान खुद ही आपको अच्छा फल देगा, उसकी फिक्र मत करो। और अगर नहीं मिल रहा है अभी, इसका मतलब है गॉड हैज थॉट समथिंग एल्स अबाउट यू, भगवान ने कुछ आपके लिए और सोचा है। हाँ। और उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ धर्म की अवधारणा है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या है कि भाई आग का काम क्या है? जलना। आग का काम क्या है? आग का कर्तव्य क्या है? लोगों को गर्मी देना। ठंड लगती है, हम आग के पास चले जाते हैं, वो गर्मी देता है, काम है उसका। पानी हम पीते हैं, क्या काम है पानी का? प्यास बुझाना, ये तो उसका धर्म है। उसी तरह पिता का काम क्या है? पुत्र के प्रति पिता का काम, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है? पुत्र का या पुत्री का पिता के प्रति क्या है? शिक्षक का शिक्षक अपने विद्यार्थी के प्रति क्या है? विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति क्या है? ये तो कर्म है, धर्म है। धर्म को बताने की जरूरत नहीं है। हमारा देश तो बहुत ही परंपरागत धार्मिक देश रहा, वहां तो ये बात रही है शुरू से। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी क्या बात है? दूसरा ये कि कुछ जो कर्तव्य है, हमने बताया, हमने प्रियम्बल में ही संकल्प ले लिया, और संकल्प ऐसा ले लिया कि अब तो प्राण चली जाए लेकिन हम संकल्प को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो वहां प्रियम्बल में ही हमारा कर्तव्य बता दिया गया है। तीसरा हमने बताया आपको, अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23-24, ये साफ साफ बताता है कि हमारे ऊपर कर्तव्य है, नहीं करेंगे तो उसका परिणाम होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें कर्तव्य लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, कर्तव्य के प्रति अब हम विमुख हो जा रहे हैं। हमारे ऊपर पश्चिम का असर पड़ा, वेस्टर्न फिलॉसफी का असर पड़ा। वेस्टर्न फिलॉसफी से जो लिबर्टी की बात आई, जो स्वतंत्रता की बात आई, उस लिबर्टी को हमने अंधानुकरण किया, हमने उसको ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया और कहा कि नहीं, पर्सनल लिबर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोसाइटी, पर्सनल लिबर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। इस अंधानुकरण के कारण हमारे अंदर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। और फिर हमने कहा कि भाई माँ पिता के संबंध, पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के संबंध, आपस में परिवार के संबंध, पड़ोसी से, हमने लगा कि अरे पड़ोसी से क्या है हमें मतलब, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमारा कोई राइट, हमारा कोई ड्यूटी थोड़ी है करना, हम ये समझने लगे। ठीक है, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर इंडिविजुअलिटी बढ़ गई। ठीक है, और इसलिए फिर उसके बाद वहाँ उस दौरान इमरजेंसी भी लगी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और सारे हमारे अधिकारों को कुचल दिया था उन्होंने। और जनता जो है मांग कर रही थी हमें स्वतंत्रता दीजिए, तो इंदिरा जी ने उसको बैलेंस करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संशोधन में बहुत सारी चीजें डाली और उसमें ये भी डाला। बाद में आप देखेंगे कि 43वें 44वें संशोधन के द्वारा 1977 में और 78 में कई संविधान संशोधन, 42वें कई संविधान संशोधन को खत्म कर दिया गया जो 42 में था। लेकिन बाद की जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, उसने मौलिक कर्तव्यों को खत्म नहीं किया। इसका यह निष्कर्ष निकला कि जो कांग्रेस की सरकार थी वो मौलिक कर्तव्य लेकर आई और जनता पार्टी की सरकार थी उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी मौलिक कर्तव्य एक ऐसी बात है, ये ऐसा प्रावधान है जिसको कि दोनों दलों ने स्वीकार कर लिया, इसको संविधान में सबकी सहमति प्राप्त हो गई। इसका वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। तो कहा गया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वो कहीं पर हो, चाहे किसी भाषा का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो देश से नाराज हो या देश से खुश हो। ठीक है, उसका कर्तव्य, क्या कर्तव्य है? टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करे। संविधान का पालन करना कर्तव्य है हमारा।
एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, जो इसके आइडियल हैं। इसके आइडियल क्या है? स्वतंत्रता संग्राम की जो सेनानी है वो हमारे आइडियल है। सत्यमेव जयते हमारा आइडियल है। हमारे जो पुराने जो हमारे जो आइडियल्स हैं, महात्मा गांधी हमारे आइडियल्स हैं, डॉक्टर अंबेडकर हमारे आइडियल्स हैं, इनका रेस्पेक्ट करें। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका वो रेस्पेक्ट करें। नेशनल एंथम जो हमारा राष्ट्रगान है उसका वो उसका पालन करें, उसका वो करें। ये लिखने की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि आप जानते होंगे कि अमेरिका में एक जजमेंट आ गया था जॉनसन वाला। उस समय कहा गया था कि झंडा जलाना मौलिक अधिकार है। इस कारण भी जो है थोड़ा सा समझ में आया कि इस तरह की चीज़ों को होना हमारे पास जरूरी है। उसके बाद या उसका महत्व या दूसरा क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विथ इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे फ्रीडम को पाने के लिए जिन चीज़ों से हम आगे बढ़े थे, जो हमारा जिस चीज़ के कारण प्रेरणा मिल रही थी, हम एक स्वतंत्र देश थे, हम स्वतंत्र नागरिक थे, और बाद में हम गुलाम हो गए। पहले मुगलों का आक्रमण हुआ, बाद में अंग्रेजों के गुलाम हो गए। तो हमारे जो पुराने आइडियल्स थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य, भगवान राम, कृष्ण, ये सब हमारे पुराने आइडियल्स थे। इन लोगों ने हमारे स्ट्रगल को आगे बढ़ाने में सहयोग किया हमारा। ठीक है निधि जी, जितना मेरे पास 5-10 मिनट समय होगा, बढ़ जाएगा तो बता दीजिएगा मुझे आप, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ऐसे में आप कंक्लूड ही हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक अराउंड मे बी 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स मोर। ठीक है, तो हमारे जो चीज हमें इंस्पायर करती थी, लोकमान्य तिलक को क्या इंस्पायर किया था? आपको ध्यान में है? गीता ने इंस्पायर किया उनको। सोचिए, भगवान कृष्ण ने उनको इंस्पायर किया था। बापू को किसने इंस्पायर किया? राम ने इंस्पायर किया। रघुपति राघव राजा राम, राम बोलते थे, हे राम भी अंत में बोला उन्होंने। तो ये हमारे नोबल आइडियल्स हैं, इसको हमें पालन करना है। सारे देश के हैं, वो किसी धर्म के नहीं है, वो पूरे संस्कृत हमारी है। संस्कृत भाषा कोई एक धर्म की थोड़ी भाषा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा संतोष कुमार के केस में, ये कोई धर्म की भाषा नहीं है, ये हिंदुओं की भाषा नहीं है, ये हमारे देश के संस्कार हैं, देश की संस्कृति की वाहक है संस्कृति, तो संस्कृत तो ये नोबल आइडियल्स हैं। फिर टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये बचाने का काम आर्मी का केवल नहीं है, ये बचाने का काम सरकार का नहीं है, ये बचाने का काम जो है केवल पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं है, हमारा है, हम सबका है ये, क्योंकि देश सबका है। तो ये हर नागरिक का है, और इसके खिलाफ कोई बात नहीं कहनी चाहिए हमें। ये नहीं कहते ये आजाद चाहिए हमें आज़ादी दे दो, बंदूक के दम पर लेंगे आज़ादी। इस तरह की बातें जो आप कहते हैं तो हम वास्तव में मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये जो सेंटेंस है डी वाला, ये आप सबों को, खास करके एनएसएस के वर्कर्स को तो जरूर याद रख लेना चाहिए। ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना, ये हमारा काम है। ये कोई केवल आर्मी का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है। संविधान में एक साफ फंडामेंटल ड्यूटी में कह दिया गया है, हमारा काम है देश की रक्षा करना। चाहे हम इस देश में चाहे विदेश में रहें, हम विदेश चले गए तो भी हमें देश की रक्षा करना है। वहां ऐसी बातें नहीं कहनी है, ना ऐसा करना है जिससे देश की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचती है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। ये ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि आज हम जो है सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर पे कुछ लिखते हैं, सारे वर्ल्ड में चला जाता है। ऐसी कोई बातें देश के बारे में ना लिखें जो कि देश के सम्मान के खिलाफ जाती है। टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस क्या करती है? स्कीम क्या करती है? वो देश की सेवा ही तो करती है। भाई कहाँ गंदगी है उसकी सफाई करते हैं। मैं खुद भी नेशनल सर्विस स्कीम में रहा हूँ, मैं खुद भी प्रोग्राम का ऑफिसर रहा हूँ, और 6-7 साल मैंने काम किया, तो मैं जानता हूँ कि भाई कहीं गंदगी है साफ करते हैं, कहीं पर सड़क है बनाते हैं, कहीं गांव में चले गए वहाँ पर हम लीगल लिटरेसी करते हैं, और कैंप लगते हैं और हम तावन सेवा करते हैं। तो नेशनल सर्विस स्कीम वाले लोग जो है इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, इसका अभी टेस्ट हमने दिया था। सारे विश्व में कोविड नाम की बीमारी ने सारे विश्व में हमारा टेस्ट लिया था, हमने भी ये टेस्ट दिया। सारे देश में लोग एकजुट होकर ईश्वर की सहायता किए। अमेरिका जैसे देश में हमसे डबल लोगों की संख्या में मृत्यु हो गई। सोचिए आप, हमारे देश में उतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई, पाकिस्तान में भी नहीं हुई, बांग्लादेश में भी नहीं हुई। अमेरिका जैसे देश में जहां की हेल्थ सिस्टम इतना जबरदस्त है, वहां भी हमसे ज्यादा लोग मरे। क्यों? क्योंकि वहां जो केयर देने वाले लोग हैं वो सरकार पे निर्भर है। हमारे यहाँ केयर कौन देता है? पड़ोसी केयर करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति ध्यान रखते हैं, हम हालचाल पूछते हैं। हम ये नहीं समझते कि पैसा इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं हम व्यक्तिगत रिलेशंस को महत्व देते हैं।
किसी व्यक्ति को कुछ जो है सिलेंडर चाहिए, हमने दे दिया। किसी को पैसे दे दिए, कोई गरीब जो है कहीं जा रहा है उसको हमने जाने के लिए उसको रोटियां दे दी। हाँ, हमने जो है सरकार ने भी सहायता की जोर शोर से, राज्यों ने भी सहायता की, हमने और आपने भी, सब लोगों ने मिलकर सहायता की। इस बारे में तरह तरह के ग्रुप बन गए व्हाट्सएप पे एक दूसरे के हेल्प करने के लिए। ये दिखाता है कि नेशनल सर्विस के लिए इस दृष्टि से 51A में जो सिटीजन्स हैं हम लोगों ने आगे बढ़े, और जब भी मौका मिले हमें आगे बढ़ना चाहिए, जब भी मौका मिले हमें अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। उसके बाद टू प्रमोट हार्मोनी, हमें क्या बढ़ाना है? बंधुत्व का भाव बढ़ाना है, हार्मोनी बढ़ानी है, डिसहार्मोनी नहीं बढ़ानी है। ये जो विभेद है हमें नहीं बढ़ाना है, जाति का विभेद, धर्म का विभेद, भाषा का विभेद, प्रांत का विभेद, ये विभेद हमें, काला गोरे का विभेद ये नहीं करना है, लड़की लड़के का विभेद ये नहीं करना है हमें, ये हमें हार्मोनी बढ़ानी है। एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया, सारे देश के लोगों के बारे में, चाहे वो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी हो, चाहे किसी रिलीजन के हो, सब लोग भारतवासी हैं, सारे भारतवासी एक हैं। चाहे वो किसी लिंग्विस्टिक एरिया का हो, कोई तमिलनाडु का हो, कोई पंजाब से आएगा, कोई कश्मीर से आएगा, कोई गुवाहाटी से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, सारे लोग एक हैं। आज से संकल्प ले लें कि हम जो है हम मजाक नहीं उड़ाएंगे किसी का। कोई दक्षिण से आया है तो उसका मजाक उड़ा दिया रंग के कारण, कोई पंजाब से आया है तो उसका हमने मजाक उड़ा दिया। ये मजाक अगर उड़ाते हैं हम अपने नागरिक होने का कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं। रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज, ठीक है, ये डाइवर्सिटीज नहीं। और सबसे सिग्निफिकेंट बात क्या कही गई है? टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अगर कोई बात कही जाती है तो उसको प्रैक्टिस को दूर करना है। हमारे मुंह से गलती से भी महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध कोई बात नहीं हो जाए, और अगर हो गई है उसको डिफेंड नहीं करना है, तुरंत क्षमा मांग लेना है, माफी मांग लेनी है, सॉरी कह देना है, कोई बात नहीं होती। आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी सॉरी कह के उसको बदल लेती है, ठीक है। संसद से भी गलती हो जाती है, संसद भी बदल लेती है, ठीक है। तो जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ कोई बात, ये बात बाहर नहीं होती, बाहर तो होती ही है, घर के अंदर भी होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं महिला को वो अधिकार नहीं देना है, वो कमजोर है, वो क्या कर लेगी, ये बातें कहते हैं, ये उसकी डिग्निटी के विरुद्ध है। जस्ट बिकॉज कोई महिला कोई ऐसा काम कर रही है, जो ऐसा काम है जो हम हो सकता है पसंद ना करते हो, लेकिन अगर हमें पसंद ना करते हो हम उन्हें समझा सकते हैं, पर उनकी गरिमा के खिलाफ कोई बात नहीं कहनी है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। अगले मौलिक अधिकारों पे मैं आ रहा हूं। मौलिक कर्तव्य पे माफ करिएगा, हाँ, ये आखिरी जो है कुछ मौलिक कर्तव्य रह गए हैं हमारे पास, जो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो समाज, जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, हजारों साल पुरानी संस्कृति है। इस संस्कृति में तमाम जगह से लोग आके मिल गए, मिश्रित हो गए। हाँ, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि हमने एसिमिलेट कर लिया सबको, अपने सब में सबको अपने पास बुलाया, आ जाओ भाई, कोई बात नहीं। आपने हमला किया फिर भी हम आपको आपको हम अपना बनाते हैं। हाँ हाँ, तो सारे विश्व से हर तरह के धर्म के लोग आए, और हमारा एक पुराना कल्चर था, पुराना जो है सभ्यता हमारी थी, तो उसको, उसकी जो वैल्यू है, उसकी हेरिटेज है, उसको बचा के रखना है, वो खत्म ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। फिर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारे लिए अस्तित्व का खतरा है, मनुष्यता को सबसे ज्यादा खतरा हो गया है सारे विश्व में। इसके कारण क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है ये दूषित हुआ है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, हम करते जा रहे हैं लगातार। फॉरेस्ट हमारे हैं, हमारे जो तालाब है, हमारे जो नदियां हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है, ये खतरे में पड़ रही है। और ये जो खतरे में पड़ रही है तो इनके प्रति हमारे प्रति दया का भाव होना चाहिए, और इनको हमें बचाना है। फॉरेस्ट को बचाना है, लेक्स को बचाना है, रिवर्स को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, क्योंकि ये रहेंगे तो हम रहेंगे। हमारे रहने से ये नहीं रह रहे हैं, ये समझना है हमें। हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी हम कह देते हैं कि आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जानवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जानवर हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए आप, क्योंकि हमारे पहले भी वो थे, हम बाद में आए। तो जानवरों का अस्तित्व हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उनकी रक्षा करना, उनका सम्मान करना, उनको, उनके प्रति कंपैशन, उनके प्रति दया का भाव रखना, ये हमारा काम होता है। और इसलिए लेक्स में हम जाते हैं, लेक्स को गंदा नहीं करना है, रिवर्स में जाते हैं, रिवर्स को गंदा नहीं करना है, और साफ करने का प्रयास करना है, और प्रयास करने में उसमें सहयोगी होना है। उसके बाद और इसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है सरकार ने। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मौलिक अधिकार, MC मेहता के केसेस में, कई केसेस में इसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया।
अगला क्या है, एच नंबर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ये जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लिए है, समझिए, मुख्य रूप से ये सबके लिए नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब कौन है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आप एलएलबी कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, आप इस देश के बहुत कम लोगों में है जो यहां तक पहुंच पाए हैं। करोड़ों की संख्या में लोग शिक्षा शुरू करते हैं और हाई स्कूल तक आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसमें से कुछ जो है इंटर तक पहुंचते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और मुश्किल से 1.5-2-3 करोड़ लोग हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं। देश की 135 करोड़ जनसंख्या में 5 करोड़ लोग शायद नहीं पहुंच पाते हायर एजुकेशन तक। सोचिए हम कितने कितने जाए, हम हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहिए, अपने गुरुओं का धन्यवाद देना चाहिए, हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब कोई वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कोई ऐसी बात जो उसके जिसके पीछे कोई कारण है, कोई रैशनैलिटी है, ठीक है, कोई उसके पीछे कोई लॉजिक है, लॉजिकल बात है, होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, किसी व्यक्ति ने कल कह दिया कि भाई कल तो मैंने एक आदमी को उड़ते हुए देखा, दूसरे व्यक्ति ने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तीसरे ने भी फॉरवर्ड कर दिया, हम मान गए, आंख आंख मूंद के मानते चले गए। नहीं, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब उसके बारे में जिज्ञासु होकर पता करना, सच्चाई क्या है। साइंटिफिक टेम्पर का यह मतलब है किसी की बात को आंख मूंद के नहीं मानना। किसी ने कह दिया अरे फला जगह तो जो है वहां दो लोगों के बीच में दंगा हो गया, पता करना क्या सच्चाई क्या है, उसमें क्या वास्तव में झगड़ा हुआ है, क्या बात हुई है, ये साइंटिफिक टेम्पर होता है। हाँ, उसके बाद क्या करना, ह्यूमनिज्म। अगर झगड़ा हो गया है तो हमें झगड़ा बढ़ाना नहीं है, ह्यूमनिज्म पैदा करना है, आपस में एक दूसरे के बीच सहयोग पैदा करना है, झगड़े को बढ़ाना नहीं है, झगड़े को खत्म करना है, मानवता को बढ़ाना है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, प्रश्न करने के लिए कहना है, इंकरेज करना है, प्रश्न करिए। हाँ, छोटा भाई कुछ प्रश्न कर देता है, डांट के दिया बैठो, बहुत सवाल करता है, नहीं, टीचर्स है, टीचर्स को इंकरेज करना चाहिए अपने स्टूडेंट को, सवाल करिए आप, ठीक है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हाँ, राजनीतिक दलों को कहना चाहिए कि आप सवाल करिए जनता से, जनता को कहना चाहिए आप जितने सवाल कर सकते हैं करिए। सत्ता को चाहिए कि विपक्ष से कहे कि कहो जितना सवाल करना है करो, ठीक है। हाँ, तो सवाल करने का अधिकार है हमारा, ये जो है ये आर्टिकल 19 में भी है, और यहाँ भी फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी हमारी सवाल करना, चुप नहीं रहना है। ऐसी कोई बात क्यों हो रही, किसी ने कोई बात कही ऐसा होता है, हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब, नहीं, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। हमें पूछना होगा भाई आपने ऐसा क्यों किया। एक व्यक्ति ने कहा भाई आपको जो है हम ये जो है ये सामान आपको नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे भाई, क्यों नहीं दोगे, क्या बात है, नहीं नहीं वो तो इस रिलीजन का, इसको नहीं देंगे, नहीं क्यों नहीं दोगे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। वो करेगा नहीं करेगा अलग बात है, आपने देखा कोई गरीब आदमी है उसके खिलाफ कोई बात हो रही है, पूछताछ करनी चाहिए भाई क्या बात है, क्यों डांट फटकार रहे हो उसे, हमारी ड्यूटी बनती है, थोड़ा खतरा लेना पड़ेगा। एचआर खन्ना साहब ने अपने एक आर्टिकल में कहा है, एचआर खन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग को विल हैव टू टेक सम रिस्क इफ द डेमोक्रेसी हैज टू बी सेव्ड, सिक्योर्ड एंड प्रमोटेड। अगर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है तो हमें खतरा लेना होगा, बुद्धिजीवी वर्ग को खतरा लेना पड़ेगा अगर उस देश को आगे बढ़ाना है, अगर गरीबों को न्याय दिलाना है। तो आप देखते हैं वकील जाते हैं और जाकर के एक गरीब आदमी के लिए लड़ते हैं कि यही सच्चाई है, लड़ाई करते हैं। बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं जाते हैं और लड़ाई करते हैं, खतरा मोल लेते हैं। वो ये देश आज़ाद हुआ है क्योंकि लोगों ने खतरे लिए अपनी जान दी है। अगर इस डेमोक्रेसी को बचाना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो हमें खतरा मोल लेना पड़ेगा। खतरा मोल लेने का मतलब ये नहीं बलिदानी जत्थे की तरफ चले गए हम शहीद हो जाए, नहीं, पर सवाल तो कर ही सकते हैं। और सवाल करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं। सोशल मीडिया में सवाल कर सकते हैं, ट्विटर पे सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, एनोनिमस रह के सवाल कर सकते हैं। अगर लगता है कहीं कोई गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमें सवाल करने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है, जो बाद में कही गई है, रिफॉर्म। केवल सवाल नहीं खड़े करना, क्योंकि सवाल खड़े करना सबसे आसान काम होता है। ये क्या हुआ, ये खाना क्यों नहीं बना, ये खाना खराब क्यों बना है, हाँ, ये गंदगी क्यों है। सवाल नहीं करना है, रिफॉर्म करना है। घर में पहुंचे गंदगी है तो गंदगी की सफाई कर सकते हो तो बताइए, सवाल भी करिए पर सफाई भी करिए। खाना अगर लग रहा है कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया है तो उसको सुधार के लिए सोचिए कि क्या करने से जो है नमक कम हो सकता है। तो हमारा काम, हम प्रेस रिपोर्टर नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रेस रिपोर्टर्स। प्रेस रिपोर्टर का काम सवाल करना होता है, पर हमारा काम क्या है, सुधार करना। कानून में बहुत सारी कमियां हैं, ये नहीं बताना कानून में बहुत सारी कमियां हैं, वो भी बताइए, और बताइए सुधार कैसे होगा। हाँ, क्लास में बहुत सारी कमियां हैं,
विद्यार्थी में कमियां हैं, उसका सुधार कैसे करेंगे? अध्यापक में कोई कमी लगती है, सुधार कैसे करेंगे? विश्वविद्यालय में कोई कमी लगती है, केवल हल्ला गुल्ला नहीं करना है, अरे विश्वविद्यालय में ये नहीं हो रहा, ये नहीं मिल रहा है, हमें ऐसा नहीं हो रहा है। सुधार की गुंजाइश क्या है ये बताइए, प्रपोजल दीजिए, अल्टरनेट प्रपोजल। और जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है यहाँ पर, जो लर्नेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे विशेष रूप से कहूंगा, गिव एन अल्टरनेटिव एंड प्रैक्टिकल प्रपोजल। कोई आइडियल प्रपोजल काम नहीं करते दुनिया में, प्रैक्टिकल प्रपोजल बनाइए, रिफॉर्म। उसके बाद क्या है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको सेव करना हमारी ड्यूटी है, ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है, नॉट ओनली ड्यूटी ऑफ द पुलिस। ये ड्यूटी किसकी है? हमारी और आपकी है कि कोई अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है तो हम उसको मना करें, पोलाइटली मना करें कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, और हिंसा का त्याग करें। लोकतांत्रिक तरीके से हम जो है अपना अभियान चला सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो है हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं, और उसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं, और बहुत सारे अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से बहुत सारे अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं। तो अगर हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, हाई कोर्ट है हमारे पास, हम वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। पर वायलेंस नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वायलेंस करते हैं तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन होता है। आगे क्या है? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। आगे बढ़ना है लगातार एक्सेलेंट की तरफ, बस हमें जो मिल गया उससे संतुष्ट नहीं रहना है, हमें वहां से आगे बढ़ना है। एक्सेलेंस का मतलब कोई मटेरियल एक्सेलेंस की बात नहीं हो रही है कि बस हमें आज एक फ्लैट है तो कल दूसरा फ्लैट हो गया, और आज एक गाड़ी है तो कल दूसरी गाड़ी हो गई, ये एक्सेलेंस नहीं है। एक्सेलेंस का भारत में मतलब क्या है? एक्सेलेंस का भारत में मतलब है स्पिरिचुअल एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का मतलब है मोरल एक्सेलेंस। हाँ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने थ्योरी दी है एकात्म मानववाद। हाँ, एकात्म मानववाद का मतलब है कि हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, ये दोनों एकजुट होता है। हमारी जो आत्मा है सब जिस चीज से खुश होती है, प्रसन्न होती है, केवल धन संपत्ति नहीं एक्सेलेंस का मतलब है। एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। कलेक्टिव एक्टिविटी, हमारा अपना ग्रोथ नहीं, हमारे फैकल्टी के सभी मेंबर्स का ग्रोथ, हमारे पूरी यूनिवर्सिटी के सब लोगों का ग्रोथ, यूनिवर्सिटी के साथ साथ में जो गांव है, साथ में जो कस्बे हैं, साथ के जो लोग हैं वहां का ग्रोथ, उसके बाद पूरे जो हमारे राज्य है उसका ग्रोथ, और फिर पूरे देश का ग्रोथ, ठीक है। राइज हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट, हम आप नई नई जगह पहुंचे, ऊंचाई पे पहुंचे। आखिरी क्या है? जो ये 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो पहले नहीं था। Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child? जो व्यक्ति गार्जियन है अपने बच्चों के, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजे, ये ड्यूटी बनती है। एज द केस में भी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 से 14 वर्ष की जो है उनकी ड्यूटी बनती है कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को वो स्कूल भेजें। ये वास्तव में ये तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे बच्चा जो है बच्चा पढ़ के क्या करेगा। कभी कभी हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ के क्या करेगा, ये बच्चा तो हमारा है हेल्प कर रहा है दुकान में। नहीं, दुकान में बैठा है, ये गलत है। 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना है, ये हम लोग का कर्तव्य बनता है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। आखिरी जो बिंदु मैं कहूँगा वो ये कि आखिर इन चीज़ों का इन्फोर्समेंट कैसे होगा। मैं बाकी चीज़ों को हटा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का इन्फोर्समेंट कैसे होगा। जैसे कि हम इन्फोर्स करना चाहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी को, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको इन्फोर्स करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, संविधान में संशोधन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर से इन्फोर्स कर सकते हैं। घर में देखना है, हमारे घर में आज से कितना खाना बच जाता है हमारे यहाँ, क्या खाना बचा हुआ खाना, हम खाना का जो बच रहा है खाना उसको कम कर सकते हैं। 2 रोटी बच रही तो का 1 रोटी कर सकते हैं, वो कूड़े में चली जाती है रोटी, क्या उस रोटी का सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। होता किसी गरीब को दे सकते हैं, हम किसी जानवर को खिला सकते हैं। उसके बाद कूड़े का निस्तारण, आप पॉलीथीन ले लीजिए, हम जब बाहर जाते हैं सब्जी लेने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि मैं तो देखा हूँ कभी कभी अगर कोई व्यक्ति एक पेन लेने के लिए जाता है, वो भी कहता है भैया एक पॉलीथीन दे देना। अरे भाई पेन लेने जा रहे हो, उसमें एक पॉलीथीन लेने की क्या जरूरत है आपको? आप पेन तो अपने हाथ में रख सकते हो। आपको पता है कि एक पॉलीथीन आप लेते हैं उसका रिसाइकलिंग नहीं हो पाती अधिकांश मामलों में, वो पॉलीथीन बेकार हो जाता है। वो पॉलीथीन हमारे जानवर खा लेते हैं, उनको बीमारी होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो पॉलीथीन जो है हमारी नालियों में जाती है, नाली जाम हो जाते हैं, बरसात होती है पूरा भर जाता है। वो हमारे नदियों में जाती है, नदियाँ गंदी हो जाती है। तो एक पॉलीथीन, एक एक करके पॉलीथीन, आप कल्पना करें हर हफ्ते अगर आप सब्जी लेने जाते हैं और आप देखें कि अगर आप 10 पॉलीथीन कम लेते हैं
तो आप 500 पॉलीथीन एक दिन में, एक साल में बचाते हैं। एक साल में 500 पॉलीथीन बचाते हैं। और आज ये प्रण कर लें, आज हमें 30 लोग हैं, और ये 30 लोग अगर हैं तो एक साल में सोचिए हम कितना पॉलीथीन बचा लेंगे। 30 लोग केवल कितना बड़ा हम रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। ठीक है, घर के सहयोगी हैं, मैंने पहले भी चर्चा किया, जो मेड सर्वेंट है, जो चालक है, उनसे हम कैसे बात करते हैं, जो हमारे गार्ड्स हैं हम कैसे बात करते हैं। सबकी गरिमा है, उसका काम छोटा है से वो व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, उससे हम सम्मान के साथ बात कर सकते हैं। बाहर हम देखें तो मैं देखता हूँ, बाहर आप जा रहे हैं, एक व्यक्ति है गाड़ी में बैठा हुआ है, वो सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पीने से दूसरों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी उतनी डेंजरस है। ठीक है, क्या आप उसको पोलाइटली मना कर सकते हैं, भाई साहब आप सिगरेट मत पीजिए? अगर आप कहते हैं रिफॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं, अभी हम रिफॉर्म की बात कर रहे थे, आप रिफॉर्म की तरफ ले जाते हैं, हाँ, सिगरेट। और अगर कोई मना कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो क्या हम उसको सहयोग करते हैं या हम बोलते हैं अरे भाई हमसे क्या मतलब, हम तो गाड़ी में थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, ये सिगरेट पी रहा है छोड़ दो। इसका मतलब हम मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं बस में है, कोई वृद्ध व्यक्ति आ गया है, क्या उसके लिए स्थान दे सकते हैं? कोई महिला चली आई है, सम्मान की पूर्वक हम देना चाहते हैं स्थान, उसकी जरूरत नहीं है। आजकल तो मैं देखा हूं कई बार महिलाएं मना कर देती हैं कि नहीं नहीं मुझे बैठने की जरूरत नहीं, मैं तो ठीक हूं। ठीक है, लेकिन क्या हम सम्मान दे सकते हैं? ये सम्मान की बात है। तो ये इस प्रकार से हम जो है हम जो है अपने मौलिक कर्तव्य को लागू कर सकते हैं। आखिरी में जो पॉइंट कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि यदि इनको लागू करना है तो इसके 5 या 6 तरीके हो सकते हैं लागू करने के। किसी भी कानून को इन्फोर्स करने के 5 तरीके मैंने जो है मेरे दिमाग में आए हैं, 6 तरीके दिमाग में लाए हैं। किसी कानून को, अब कहते हैं कानून इन्फोर्स नहीं होता, कोई व्यवस्था इन्फोर्स नहीं होती, उसके 6 तरीके हैं। पहला है एजुकेटिव, शिक्षा। शिक्षा देते हैं हम। शिक्षा कैसी? घर में भी शिक्षा। हम घर में कैसे शिक्षा दे रहे हैं? घर की शिक्षा को ठीक करने की जरूरत है। माँ पिताजी बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों, फॉर्मल एजुकेशन अभी आएंगे, इन्फोर्समेंट लॉ अभी आते हैं, उस बात करते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन को भी ठीक करने की जरूरत है। फॉर्मल एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा है देश में, जो जगह जगह शिक्षा हो रही है, उस प्रणाली में हम उसको ठीक से, व्यवस्था को ठीक करें, वैल्यूज दें, मोरल एजुकेशन दें अच्छे से। तो ये एजुकेटिव तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब दूसरों को परसुएड करना, बताना, बार बार बताना, जैसे इस तरह कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये परसुएसिव तरीका है, आप बार बार लोगों को बताते हैं ऐसा करिए ऐसा करिए, परसुएसिव। थर्ड हो गया कंपल्सिव। कंपल्सिव का मतलब आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि वो काम करना ही पड़ेगा, आपको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसे एनएसएस है, एनएसएस में कहते हैं भाई ये आपको करना पड़ेगा तभी सर्टिफिकेट देंगे, तो हम सर्टिफिकेट देते हैं, और फिर धीरे धीरे बच्चे में भाव आ जाता है कि नहीं हमें बिना सर्टिफिकेट के लालच में करना है। तो कंपल्सिव तरीका हो गया। चौथा हो गया कोअर्सिव। कोअर्सिव का मतलब अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जैसे जैसे प्रशासन में नियम बना है, ड्यूटी है, आपको 9 बजे आना है, आप 9 बजे नहीं पहुंचते, 10 बजे नहीं पहुंचते हैं, आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। कोअर्सिव तरीका है। ठीक है, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल तरीका होता है। उसके बाद होता है कोअर्सिव तरीका के साथ एक तरीका फैसिलिटेटिव, जो मैंने अभी जोड़ा है कुछ दिनों के अंदर, 5 महीने पहले दिया था, अब मैं एक और चीज जोड़ रहा हूं इसमें थियोरी, वो है फैसिलिटेटिव। फैसिलिटेटिव का मतलब है कि अगर कोई चीज की कमी है तो उस कमी को पूरा करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि जो है एक व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको जो है कहीं टॉयलेट जाना है और वहां टॉयलेट नहीं है। अब फंडामेंटल ड्यूटी तो ये कहती है कि कहीं भी आप गंदगी कर दें ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको टॉयलेट को होता है, आप क्या करेंगे? तो आप कहीं भी जाके आप अपना जो है, अपना जो नेचुरल कॉल है उसको आप फॉलो करेंगे। तो उसका क्या तरीका है? फैसिलिटेटिव। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगहों पर हम बड़ी संख्या में उपलब्ध कराएं। हाँ, सरकार ने, आपको ध्यान होगा, शौचालय योजना बनाई, गांव गांव में शौचालय योजना। क्यों? फैसिलिटेटिव वे ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ का इन्फोर्समेंट के लिए फैसिलिटेटिव वे तरीका होना चाहिए। और फाइनली हो गया प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब है कि कानूनी तरीका जिसमें हम दंड देते हैं। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं करेंगे तो हम दंड दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति है जो कि अस्पृश्यता का पालन करता है, किसी शेड्यूल ट्राइब के विरुद्ध में उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके लिए SC/ST एक्ट में प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति है जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ कुछ बातें कहता है, उसके संबंध में इंडियन पेनल कोड में प्रावधान किया गया है, क्रिमिनल लॉ में प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति सेक्सुअल हैरासमेंट करता है, सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट में प्रावधान किया गया, IPC में भी सेक्सुअल हैरासमेंट जो है वो दंडनीय बनाया गया है।
कोई व्यक्ति है जो किसी रिलीजन, किसी कास्ट के अगेंस्ट में कोई बात करता है तो 153A ऑफ आईपीसी है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। तो जो है कोई व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं देता है तो इनकम टैक्स के विरुद्ध कोई व्यक्ति उसमें प्रावधान किया है, कानून बनाए गए। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, उसे रोकने के लिए वो प्रावधान किए गए। तो इस प्रकार 6 तरीके हो गए: एजुकेटिव, परसुएसिव, कंपल्सिव, फैसिलिटेटिव, कोअर्सिव, अनपिनिटिव। अगर इन 6 माध्यमों का हम इस्तेमाल करें, ध्यान रखें ये माध्यम इसी ऑर्डर में है, इसलिए प्यूरिटी तरीका सबसे आखिरी तरीका है, कोअर्सिव तरीका सबसे आखिरी तरीका है, बेस्ट तरीका है एजुकेटिव, परसुएसिव, कंपल्सिव, फैसिलिटेटिव, कोअर्सिव एंड प्यूनिटिव। लेकिन यदि जरूरत पड़े तो हमें कोअर्सिव और प्यूनिटिव तरीके का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फिर से सिक्किम विश्वविद्यालय को, उनकी टीम को, रजिस्ट्रार साहब को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, निधि मैडम को, एनएसएस कोऑर्डिनेटर को धन्यवाद देता हूं। उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो इतने समय तक, 1.5 घंटे तक मैं बोलता रहा और आप सभी लोग उसको सुनते रहे। और अगर आपका कोई प्रश्न है और अगर आपका कोई आपकी टिप्पणी है, कोई आपका एग्रीमेंट है, कोई डिसएग्रीमेंट है, उसका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Justice. Good. And there's second question by Vishwakarma ji. How effective do you think the fundamental rights have been in upliftment of oppressed class in India, and how long should the reservation provision should continue? I will begin with the last question, then come to the first question. Now, last question is last. You can further post questions. I will respond to that. How effective do you think the fundamental rights have been in upliftment to oppressed class in India? It has been very, very effective, let me tell you. Very, very effective. Fundamental rights. And very effective का ये मतलब नहीं है कि we have done everything. A lot needs to be done, but a lot had already been done in last 70 years. Fundamental rights आप देख सकते हैं आसपास, फंडामेंटल राइट्स के जो है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऑपरेस्ट क्लास में आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ले सकते हैं, बाद में अदर बैकवर्ड क्लास को भी उसमें डाला गया है। अब तो जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी उसमें डाला गया है। महिलाएं भी ऑपरेस्ट क्लास हैं, तो इनके अपलिफ्टमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर ये प्रावधान नहीं होते तो शायद यहाँ तक की रास्ता हम नहीं तय कर पाते। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है, जुडिशरी के एग्ज़ाम में कुछ जगहों पर, जैसे बिहार का एग्ज़ाम है या उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, उसमें 30% का और 25% का या 35% के आसपास का रिजर्वेशन किया गया महिलाओं के लिए। उसका परिणाम ये हुआ है कि भारी संख्या में महिलाओं ने उसको क्वालिफाई किया है। हाँ? और अगर ये नहीं होता तो संभवतः वो शायद नहीं क्वालिफाई कर पाते। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 4-5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, जो वो खुद ही आने लगेंगी तो वहाँ रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी पूछ रहा था, कल जो है वेस्ट बंगाल से हमारे एक मित्र विद्यार्थी आए थे। हमने पूछा कि आपके यहाँ जो है महिलाओं का कैसा परसेंटेज है जुडिशरी में। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो 70% से 60% महिलाएं हैं जुडिशरी में इस बार के एग्जाम में। हमने पूछा क्या कोई रिजर्वेशन है? उनका नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो जहाँ बिना रिजर्वेशन के महिलाएं आ रही हैं और रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, जहाँ महिलाएं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये थोड़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी है। बंगाल शुरू से ही बहुत ज़्यादा एजुकेशन के प्रति आगे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इसकी ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि ये छोटा सा एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जो ऑपरेस्ट क्लास है उसके लिए ना केवल रिजर्वेशन बल्कि और भी चीज़ें, जैसे कि उनको सब्सिडी देना, जैसे उनको स्कॉलरशिप देना, जैसे उनके लिए जो है विशेष प्रावधान करना, विशेष विद्यालय खोलना, ये सभी चीज़ें जरूरी थी, जरूरी है, आगे भी कुछ समय तक जरूरी रहेंगी, और इसलिए उसके कारण काफ़ी अपलिफ्टमेंट हुआ है। दूसरा है कि क्या ये प्रावधान, हाउ लॉन्ग शुड द रिजर्वेशन प्रोविजन शुड कंटिन्यू। ये उत्तर तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत पहले दे दिया था, और उनका ये समझना था कि जो रिजर्वेशन है वो तो बहुत कम समय के लिए होना चाहिए, और ये देश इतनी तेज़ी से लगेगा कि हम 10 साल में ही इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पर हम देख रहे हैं कि 70 साल का समय हो गया। डॉक्टर अंबेडकर महोदय की जो सपना था
कि हम 10 साल में इनको हम अपलिफ्टमेंट कर लेंगे, कम से कम कुछ छोटे स्तर पर ही, वो हम नहीं कर पाए। तो ये सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, और डॉक्टर अंबेडकर के इस स्वप्न को तभी हम पूरा कर पाएंगे जब ये रिजर्वेशन वास्तव में, बिना रिजर्वेशन के जो है लोग जो है मुख्य धारा में आना शुरू हो जाएंगे, बिना जो कट ऑफ है बराबर के कट ऑफ पे सब लोग बराबर में आएंगे, तो भी डॉक्टर अंबेडकर महोदय का सपना पूरा होगा। लेकिन ये जो सपना है, ये केवल एक आदमी, दो आदमी सरकार के करने और कानून बनाने से नहीं होगा, ये हम सबको मिलकर करना होगा। क्या हमारे मन में ऑपरेस्ड क्लास के प्रति उतना ही सम्मान है जो सामान्य व्यक्ति के प्रति है? यदि वो सम्मान आ गया है तो समझिए कि रिजर्वेशन की जरूरत लगभग अब खत्म हो गई। जिस दिन हमारे मन में वो सम्मान आ जाएगा, जिस दिन हम उनको बराबर का भाव दे लेंगे, जिस दिन हम उनके लिए बराबर की चिंता करने लगेंगे, उस दिन जो है समझ लिया है कि रिजर्वेशन की जरूरत हमारे देश में वो खत्म हो जाएगी। ये बात भी सही है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का जो है दुरुपयोग भी हो रहा है, लोग इसको सक्सेस तक पहुंचने का शॉर्टकट भी समझने लगे हैं। ये जो है एक गलत बात हो रही है हमारे देश में, क्योंकि कोई देश तरक्की करता है मेरिट के बदौलत तरक्की करता है। जो देश मेरिट को नुकसान पहुंचाता है, जो देश मेरिट का ध्यान नहीं रखता, वो देश एक सीमा के बाद बहुत तरक्की नहीं कर सकता। अब मैं आता हूं एक प्रश्न पे, जो शायद एक बड़ा ही फिलोसफिकल क्वेश्चन संदीप राय जी ने किया है। क्या फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्सिबल होना चाहिए लॉ से? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसकी चर्चा जो है परसों तरसों अपनी क्लास में भी कर रहा था। फंडामेंटल ड्यूटी जो है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है, कहता है इन्फोर्सिबल बनाइए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो सवाल होंगे, वो पहला सवाल तो ये होगा कि क्या हम इन्फोर्सिबल कर सकते हैं? तो उसको बताया जाएगा कि साहब आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको कहीं मना नहीं किया गया है। आप अगर आर्टिकल 37 देखेंगे, 37 मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उसको जस्टिसिएबल नहीं कर सकता, इन्फोर्सिबल नहीं कर सकता। लेकिन ये बात फंडामेंटल ड्यूटी में ये बात कहीं नहीं कही गई है। तो इस साइलेंस का क्या अर्थ है? हाउ टू रीड दिस साइलेंस? क्या इस साइलेंस का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको इन्फोर्स कर सके? लेकिन फिर हम देखेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट को साइलेंट तरीके से इन्फोर्सबल कर रहे हैं? नहीं, फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट तो के लिए आर्टिकल 32 बना हुआ है, 226 बना हुआ है, 13 में भी बात कही गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटी एक हाइब्रिड क्लास है। यह हाइब्रिड क्लास है जिसमें कि ना तो कहा गया है और ना ही रोका गया है। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे का कारण यह है, इसके पीछे का कि फंडामेंटल ड्यूटी वास्तव में कई मामलों में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास इन्फोर्सिबल हो रहे हैं भिन्न भिन्न लॉ के माध्यम से। जैसे एम्बलम एक्ट ले लीजिए। एम्बलम एक्ट में कह दिया गया है कि अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, एम्बलम का पालन नहीं करेंगे, अगर और आप जो है अगर जो नेशनल जो एम्बलम्स हैं, फ्लैग्स का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है वो इन्फोर्स हो गई। हमारे पास जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए एक्ट है, एयर एक्ट है, पॉल्यूशन से जुड़े हुए एक्ट है, उनको इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी है, उनको इन्फोर्स करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। तो जो वाइल्ड लाइफ की रक्षा या नदियों की रक्षा के संबंध में ऑलरेडी प्रावधान है, उसका इन्फोर्समेंट हम कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट किया भी जाता है। हाँ, नागरिकों को कहा गया कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। गाड़ियाँ जो है वो कुछ गाड़ियाँ चलेंगी, कुछ गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, डीजल की गाड़ियाँ नहीं चल सकती, वगैरह वगैरह, जो है पटाखे नहीं चला सकते आप। तो ये सब जो है हमें हमारी जो ड्यूटी, सबकी बनाई गई ड्यूटी कि आप पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी है। आप अगर तीसरा देखना चाहें, कोई व्यक्ति देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध अगर कोई बात कहता है, सेडिशन का लॉ उसके ऊपर लागू हो सकता है, यूएपीए लॉ लागू हो सकता है, यहाँ तक कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, वो कहता है कि अगर आप अपना नक्शा, भारत का नक्शा आप गलत बताते हैं, जानबूझ के गलत बताते हैं, आप बता देते हैं कि ये चाइना का पार्ट है, ये कश्मीर का पार्ट है, तो ऐसे मामले में 1961 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में कार्रवाई की जा सकती है, सजा है उसके लिए। महिलाओं से जुड़े जो है, हमने कहा कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध आप बात करते हैं, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, उसके बारे में कई कानून बने हुए हैं। हाँ, कि अगर महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध करते हैं तो सिविल लॉ बना हुआ है, जिसे सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट है 2013 का, वो सिविल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, वो कानून में कार्रवाई हो सकती है, क्रिमिनल लॉ में भी कार्रवाई हो सकती है। तो फंडामेंटल ड्यूटी की जो प्रावधान है, वास्तव में वो प्रावधान कई कानूनों के माध्यम से हमारे देश में ऑलरेडी लागू है, उनको इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूर है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, इसलिए शायद उसको इन्फोर्सेबल उन्होंने नहीं बनाया है। ठीक है, एक और बात कहना चाहता हूं मैं, जो कि हमारे क्लास में एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने बात हमें बताई, वो कही कि जो है मिनर्वा मिल का जो मामला है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉ के विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा एक थॉट मैं देना चाहता हूं। मिनर्वा मिल के मामले में कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट ये दोनों बराबर है।
तो जब दोनों बराबर है तो क्या फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सिबल हो सकता है कि नहीं? तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि शायद डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इन्फोर्सिबल हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो बराबर है। दूसरी बात है, अगर वो अनइन्फोर्सिबल था 37 में, तो भी अनुच्छेद 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 44 सॉरी 45 जो राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 41 अगेन राइट टू एजुकेशन पार्शियली, देन आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, ये जो चीजें हैं एनवायरमेंट 448A, इन सबों को सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्सिबल बना दिया है फंडामेंटल राइट के साथ पढ़ करके। तो अगर कोई चीज जो कि एक्सप्रेसली रिटन थी कि वो इन्फोर्सिबल नहीं हो सकती, उसको इन्फोर्सिबल बनाया जा सकता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी को क्यों नहीं बनाया जा सकता है फंडामेंटल राइट के साथ लीड करके? तो मेरा उत्तर ये है, पहला, कि शायद उसको बनाने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कानून है, हमको उसको इन्फोर्सिबल करना चाहिए। लेकिन यदि कोई प्रश्न आता है तो संभवतः सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उसको इन्फोर्सिबल बना सकता है, लेकिन इन्फोर्सिबल बनाएगा तो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री दैट इज वेलकम। थैंक यू।